सोचिए, आपके मन में एक नेता के प्रति क्या ख्याल आता है। आपका नेता कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, आम जनता से जुड़ाव रखने वाला होना चाहिए और उसकी छवि पे दाग होनी चाहिए। मतलब कि किसी तरह के घोटाले में लिप्त ना हो और अपने जनता के प्रति वफादार रहे। लेकिन आज के दौर में जब इन सारी खूबियों को रख एक नेता की तलाश करेंगे तो शायद ही कोई नेता आपको मिलेगा। खोजने से भी ऐसा नेता नहीं मिलता जिस पर कई घोटाले या जनता का उसके प्रति नाराजगी ना हो। लेकिन देश में गिने चुने कुछ नेता हैं जिनके ऊपर जिंदा रहते भर में या मरने के बाद कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। मैं आपसे उस नेता के साथ हुई घटना के माध्यम से उनका परिचय कराता हूँ। एक दिन एक ऑडी सवार, मतलब महंगी गाड़ी, एक कार, लड़के ने एक स्कूटर सवार को टक्कर मार दी। अमूमन स्कूटर से व्यक्ति सुबह ड्यूटी ही जाता है। अपनी कार से टक्कर मारने के बाद लड़का गुस्से से बाहर निकला और स्कूटर सवार से कहता है कि जानता नहीं, मैं डीएसपी का बेटा हूं। इसके बाद स्कूटर सवार व्यक्ति ने अपने हेलमेट उतारा और कहा, भाई मैं गोवा का मुख्यमंत्री हूं, गाड़ी धीरे चलाया करो। अब तो आप इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं अब तक किस नेता की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोवा के 4 बार सीएम रहे देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की। मैं आपसे पूछूं, कितना जानते होंगे आप मनोहर पर्रिकर को? शायद आपसे ज्यादा जवाब नहीं पता होगा। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री कहने के अलावा कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे मनोहर पर्रिकर के जीवन से जुड़े सारी पटकथा। जब हम किसी नेता की बात करते हैं या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो तो आपके मन में किस तरह की तस्वीर आती है? यही कि भारी पुलिस बल की तैनाती होगी, 4 गाड़ियां आगे चल रही होगी तो उतना ही उनके पीछे। कहने का मतलब तो पूरे लाव लश्कर के साथ, पर पर्रिकर के साथ इस संदर्भ में उल्टा था। लेकिन मैं आपसे मन से संदेह मिटा देना चाहूंगा कि मनोहर पर्रिकर के साथ लाव लश्कर और भारी इंतजामात नहीं किए जाते थे। विधानसभा जाने के लिए सीएम को मिलने वाली गाड़ियां और सरकारी सुविधाएं भी वे नहीं लेते थे। मनोहर पर्रिकर विधानसभा जाने के लिए भी अपने स्कूटर का इस्तेमाल करते थे। खासकर गोवा के बाहर किसी आम इंसान की तरह रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले वो पहले सीएम थे। पर्रिकर अक्सर इकोनॉमिक क्लास में सफर करते थे। इसके अलावा वो किसी बड़े रेस्तरां में बैठकर खाना खाने के भी शौकीन नहीं थे। उन्हें जहां कहीं अच्छी जगह दिखाई देती, चाहे वह कोई ठेला ही क्यों न हो, वो अपने स्कूटर रोक लेते और अपनी मनपसंद चीजें खाने लगते। उन्हें कई बार अपना स्कूटर रोककर सड़क किनारे किसी टपरी पर चाय पीते देखा गया है। इस तरह के मुख्यमंत्री आप कन्याकुमारी से लेकर लेह लद्दाख तक ढूंढिएगा, आपको नहीं मिलेगा। दोस्ती निभाने की बात हो या रिश्तेदारी चलाने की, पर्रिकर से किसी का कोई शिकायत नहीं था। दोस्ती से देख जुड़ा एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब पर्रिकर कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे। उनके हॉस्टल का एक लड़का जो सिगरेट, दारू आदि का सेवन करता था, वह ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता था। उस लड़के का परिवार इन सभी चीजों से सदैव दूर रहता था। एक दिन पर्रिकर अपने उसी कमरे में साथी के साथ बैठे हुए थे। वो लड़का एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में शराब लिए बैठा था। अचानक कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। लड़के ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पिताजी खड़े थे। वह अचंभित हो गया, उसकी समझ में नहीं आया कि क्या करे। उस समय अपने दोस्त के बचाने के लिए पर्रिकर ने साथी की सिगरेट और शराब उठाई जिसे वह कभी हाथ तक नहीं लगाए थे और बाहर निकल गए। यह सब नजारे देखकर उस लड़के के पिताजी घृणा करते हुए अपने बेटे से कहते हैं कि ऐसे बच्चों की संगत में मत रहना। तो ऐसे थे दोस्ती निभाने के मामले में मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर का जन्म मापुसा गांव में हुआ था, जो ये गोवा के एक छोटा सा ही गांव है। उन्होंने अपने लॉयल हाई स्कूल से उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मराठी में प्राप्त की। आईआईटी से सन 1978 में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। पर्रिकर भारत के प्रथम लोकसभा सदस्य थे जो आईआईटी से पढ़े हुए थे। इसके अलावा पर्रिकर ने पहले आईआईटीएन मुख्यमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त किया। हालांकि इसके बाद अरविंद केजरीवाल भी आईआईटी में पढ़ाई की और दिल्ली के सीएम बने। साल 2009 की बात है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार से काफी सदमा लगा था। तब मनोहर पर्रिकर ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसे किसी को उम्मीद भी नहीं थी। इससे लोग काफी हैराने हुए थे कि उनके वरिष्ठ नेता के बारे में कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, वो भी पार्टी के अंदर का नेता। लेकिन मनोहर पर्रिकर की छवि बेदाग थी, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दरअसल उन्होंने अडवाणी को सड़ा हुआ अचार कह दिया था। वो चाहते थे कि अडवाणी युग समाप्त होना चाहिए और नरेंद्र मोदी जैसे नेता को मौका मिलना चाहिए। मनोहर पर्रिकर विवादों और बयानों और खरी बात कहने के लिए मशहूर थे। आपको ध्यान होगा जब आमिर खान ने एक कार्यक्रम में कहा था कि देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि मेरी बीवी किरण राव ने एक बार मुझसे कहा कि भारत में रहने में डर लगने लगा है।
तब मनोहर पर्रिकर ने उस वक्त आमिर खान के लिए कहा था, एक अभिनेता ने कहा है कि उनकी पत्नी भारत से बाहर जाना चाहती है। यह घमंड से भरा बयान है। ऐसे लोग जो देश के खिलाफ बोलते हैं उन्हें देश के लोग द्वारा सबक सिखाने की जरूरत है। मनोहर पर्रिकर को एक खास किस्म की आदत थी, टॉयलेट रूम में किताब पढ़ने की। ठीक उसी तरह जिस तरह शाहरुख कहते हैं कि यदि मुझे सोचना होता है तो मैं अपने बाथरूम में चला जाता हूँ, मनोहर पर्रिकर को मानना था कि टॉयलेट रूम में आपको शांति मिलती है, जो किताब पढ़ते वक्त काफी जरूरी होता है। और शायद हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक कर अपने सैनिकों के शहादत का बदला मनोहर पर्रिकर के कार्यकाल में ही लिया गया था। पर्रिकर उस वक्त देश के रक्षा मंत्री के पद पर थे और उस वक्त राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे। वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में मनोहर पर्रिकर की भूमिका अहम थी। सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी रात जागकर पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। पर्रिकर के करीबी बताते हैं कि एक बार मनोहर पर्रिकर को एक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए 5 सितारा होटल जाना था, लेकिन समय पर उनकी गाड़ी खराब हो गई। उन्होंने तत्काल एक टैक्सी बुलाई और साधारण कपड़े, सादे लिबास और चप्पल पहने हुए होटल पहुंच गए। जैसे ही टैक्सी से उतरे, होटल के दरबान ने उन्हें रोका और कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने दरबान को बताया कि वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। यह सुनकर दरबान ठहाके मारकर हंसने लगा और बोला, तुम मुख्यमंत्री हो तो मैं देश का प्रेसिडेंट हूँ। इतने में प्रोग्राम के आयोजक मौके पर पहुंचा और दरबान को समझाया यही गोवा के सीएम हैं। पर्रिकर की बहादुरी, जोश और जज्बे का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बीमारी के हालात में भी उन्होंने विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया था। इस दौरान उनकी नाक में ट्यूब डली हुई थी और आखिर वो मनहूस दिन भी आया जब मनोहर पर्रिकर 17 मार्च 2019 को दुनिया को अलविदा कह गए। जाते जाते उनके द्वारा सुनाई गई कहानी आपके बीच रखूंगा। ये कहानी आपको सुननी चाहिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए कि कैसे हम बढ़ते जा रहे हैं अपने संस्कृति और संस्कार को पीछे छोड़ते हुए। प्रस्तुत है, मैं गोवा के पर्रा गांव से हूँ, इसलिए हम पर्रिकर कहलाते हैं। मेरा गांव अपने तरबूज के लिए प्रसिद्ध है। जब मैं एक बच्चा था तो किसान मई माह में फसल के मौसम के अंत में तरबूज खाने की प्रतियोगिता आयोजित करते थे। तभी सभी बच्चों को उतने तरबूज खाने की छूट थी जितना वो खा सकते थे। इसके लिए सभी को आमंत्रित किया जाता था, लेकिन शर्त भी यह थी कि केवल सबसे बड़ा तरबूज ही खाना होता था। कई वर्षों बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद IIT मुंबई गया। डिग्री हासिल कर मैं 6.5 साल बाद अपने गांव वापस जा सका। मैं बाजार में बड़े तरबूजों की तलाश में गांव गया था, लेकिन वहां पर बड़े तरबूज नहीं दिखे। जो तरबूज वहां बिक रहे थे वो बहुत छोटे थे और स्वाद भी वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। मैं उस किसान से मिलने गया जो सबसे बड़े तरबूज खाने की प्रतियोगिता की मेजबानी किया करता था। उनके कारोबार उनके बेटे ने संभाल लिया था। वह अब भी इसी तरह की तरबूज प्रतियोगिता की मेजबानी करता था, लेकिन उसमें बहुत अंतर था। पहले प्रतियोगिता में बड़े किसान हमें खाने के लिए सबसे बड़ा तरबूज देते थे, लेकिन साथ ही यह निर्देश होता था कि हमें उन तरबूजों के बीज एक कटोरी में रखने होते थे। हमें कहा गया था कि बीज को मत काटो या नष्ट मत करो। दरअसल वो किसान अपनी अगली फसल के लिए उस बीज इकट्ठा कर रहा होता था। हम उस वास्तव में एक तरह से उस किसान के लिए अवैतनिक बाल मजदूरी का काम करते थे, जो हमारा पुरस्कार मुफ्त में जी भर खाने के लिए मिलने वाला तरबूज ही था। किसान हमेशा प्रतियोगिता के लिए अपने सबसे बड़े तरबूज ही रखता था। हमें सबसे बड़े स्वादिष्ट तरबूज खाने को मिलते और उन्हें सबसे बड़े बीज मिल जाते, जो अगले साल भी बड़े तरबूज वाली फसल पैदा करते। उनके बेटे ने उनका कारोबार संभाला तो उन्हें एहसास हुआ कि बड़े तरबूज बाजार में अधिक पैसा लाएंगे। इसके लिए उन्होंने सभी बड़े तरबूज बाजार में बेच दिए और छोटे तरबूज ही लोगों के सामने प्रतियोगिता के लिए रखे गए। अब आगे की फसल में तरबूज छोटे होने लगे, जो साल दर साल भी छोटे होते चले गए। मुझे एहसास हुआ कि केवल 7 वर्षों में ही पर्रा का सर्वश्रेष्ठ तरबूज समाप्त हो गए। हम मनुष्यों में भी 25 साल बाद ही पीढ़ियां बदल जाती है। हम इस तरह से अपने बच्चों को शिक्षित करने के समय यह पता लगाने में 200 साल लग जाएंगे कि हम क्या गलत कर रहे थे। किसके लिए बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर बचपन से ही बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो कैसी लगी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपनी सुझाव हमें दे सकते हैं। बाकी ऐसे ही देश दुनिया से जुड़े राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा। और हाँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।